न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के अंदर अब तक की सबसे बड़ी कलह सामने आ चुकी है। पार्टी के दो बड़े नेता एक दूसरे के सामने खड़े हैं। योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया के बीच लेटर वॉर हुआ, जिसने आपकी कलह को साबित भी कर दिया। योगेंद्र ने लेटर के जरिए इस्तीफे की बात बाहर की तो मनीष सिसोदिया बेफर पड़े और चिट्ठी के जरिए योगेंद्र पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने योगेंद्र यादव को चिट्ठी में लिखा है कि आदरणीय योगेंद्र भाई, पिछले 15 दिन में आपके और नवीन जयहिंद के बीच में बहुत ही गंदा झगड़ा चल रहा है। दुख की बात यह है कि आप लोग ये झगड़ा पब्लिक और मीडिया के बीच कर रहे हैं। आपके आरोप है कि अरविंद पीएसी की सलाह नहीं मानना चाहते। आप तक अरविंद हमेशा आपका समर्थन करते रहे, तब तक अरविंद आपको अच्छे और प्यारे लगते रहे। मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा है कि अब पार्टी हरियाणा में बुरी हालत में पहुंच गई है। कार्यकर्ता आपके और नवीन जयहिंद के खुलेआम झगड़े के बारे में लगातार बताते रहते हैं। इस्तीफा देने के 2 दिन पहले भी करनाल में आपके और नवीन के बीच कार्यकर्ताओं के समक्ष जमकर झगड़ा हुआ था। आप नवीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं और अरविंद इसमें आपका साथ नहीं दे रहे, तो अब वो पार्टी सुप्रीमो की तरह हो गए। अपनी चिट्ठी में मनीष ने लिखा है कि दिल्ली सरकार गिराए जाने के बाद आपने हरियाणा में सर्वे करवाया था, जिसमें हमें करीब 23% वोट मिलने का अनुमान था, लेकिन आपकी अगुवाई में हमें केवल 3% वोट मिले। पीएसी के साथी और अपनी चिट्ठी में मनीष ने लिखा है कि दिल्ली सरकार गिराए जाने के बाद आपने हरियाणा में सर्वे करवाया था, जिसमें हमें करीब 23% वोट मिलने का अनुमान था, लेकिन आपकी अगुवाई में हमें केवल 3% वोट मिले। पीएसी के साथी और तमाम कार्यकर्ता इसका जवाब चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया जो अब आप अरविंद पर सुप्रीमो होने का आरोप लगाकर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं? बाकी आप खुद समझदार हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा है कि दुख इस बात का भी है कि आजकल आप मीटिंग में आने की जगह चिट्ठियां लिखने की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि इन ईमेल्स के जरिए आप चाहते क्या हैं। पार्टी खत्म करना चाहते हैं, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं, या फिर अरविंद को खत्म करना चाहते हैं? इससे पहले योगेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखी थी। हमारी पार्टी स्वराज के लिए आई थी, जिसमें नीति निर्धारण चंद लोगों के हाथों में ना हो, लेकिन वही उद्देश्य हम अपनी ही पार्टी में भूल गए। हम असल चुनौतियों से भटक गए। मेरा मानना है कि हम चुनाव नहीं हारे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मूल्यवान चीजें हम हार गए। हमारे अपने, हमें मानने वाले हमारे समर्थक चाहते हैं कि हम अपने मन में झांकें और गहन चिंतन करें। इसके आगे योगेंद्र ने लिखा है कि कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिन पर पार्टी को बिना देर किए सोचना होगा। पार्टी में वॉलंटियर को सुनने और समझने के तरीकों को लागू करना बेहद जरूरी है। पार्टी में फैसले लेने वाले चंद लोग थे, जिसकी वजह से पार्टी में कलह पैदा हुई। इसे रोकने की जरूरत है। इसके आगे योगेंद्र यादव ने लिखा है कि स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप में बहुत ज्यादा गैप है। संगठन की मजबूती के लिए कोई काम नहीं किया गया। योगेंद्र ने यह भी लिखा था कि पार्टी की पॉलिसी पर कोई काम नहीं किया गया। योगेंद्र यादव ने कुछ दिन पहले ही पीएससी और हरियाणा के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। योगेंद्र यादव के एपिसोड में पहले महाराष्ट्र में भी पार्टी के अंदर खलबली मची। अंजलि दमानिया और प्रीति मेनन ने इस्तीफा दिया। हालांकि बाद में अंजलि दमानिया ने एक दिन के अंदर ही यू टर्न ले लिया और पार्टी से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि अंजलि दमानिया पार्टी से नाराज चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, लेकिन दमानिया ने 24 घंटे के अंदर ही इस्तीफा वापस ले लिया। अंजलि पार्टी में पहले की तरह काम करती रहेंगी। प्रीति शर्मा मेनन ने आम आदमी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रीति महाराष्ट्र में पार्टी की प्रवक्ता थी और इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मीरा कुमार के बाद एक और महिला लोकसभा अध्यक्ष होंगी। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा का निर्विरोध स्पीकर बनना तय है। कल उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। सुमित्रा महाजन के प्रस्तावक कई विपक्षी दलों के नेता बने। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सुमित्रा के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि सुमित्रा महाजन सर्वसम्मति से स्पीकर चुनी जाएंगी। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने इस बाबत सभी पार्टियों से बात भी की थी। बीजेपी को खुद बहुमत है और एनडीए को बहुमत है, मगर फिर भी हमारा प्रयास है, जो परंपरा अभी तक है, सभापति जी को सर्वसम्मति से चुनना यह पद्धति है। सबने कहा हम सहमत है, हम भी साथ देंगे। स्पीकर पद के लिए सुमित्रा महाजन के नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज ने भी सुमित्रा के नामांकन पत्र पर दस्तखत किए। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बात के संकेत दिए हैं कि विपक्ष के किसी नेता को लोकसभा का उपाध्यक्ष पद ऑफर किया जाएगा।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने लोकसभा में पार्टी का उपनेता बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी पहले ही नेता घोषित कर चुकी है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी का चीफ व्हिप बनाया गया है। आज सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। बीजेपी का वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का संसद में मिला कमरा छिन चुका है। एनडीए के वर्किंग चेयरमैन के तौर पर जो कमरा उन्हें मिला था, उसके आगे से उनकी नेम प्लेट हटा दी गई है। फिलहाल आडवाणी बीजेपी संसदीय दल के कमरे में बैठ रहे हैं। एनडीए के नए कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव होना अभी बाकी है। खबर है कि आडवाणी को फिर से इस पद पर चुना जा सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उससे पहले ही आडवाणी की नेम प्लेट हटाने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। लोकसभा में लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं बैठे। वो मोदी से दूर रामविलास पासवान और सुषमा स्वराज के बीच आकर बैठे, जबकि परसों लोकसभा में आडवाणी मोदी के बिल्कुल बगल वाली सीट पर बैठे थे। लोकसभा में आज भी सांसदों का शपथ ग्रहण जारी रहेगा। कल प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने 510 सांसदों को शपथ दिलाई। जो बाकी रह गए उन्हें अब आज शपथ दिलाई जाएगी। कल 16वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई। मोदी के बाद बीजेपी का वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सांसद पद की शपथ दिलाई गई। आडवाणी ने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री समेत सोनिया गांधी और दूसरे नेताओं का अभिवादन किया। आडवाणी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सांसद पद की शपथ प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने दिलाई। सोनिया ने हिंदी में शपथ ली। कई केंद्रीय मंत्रियों ने सांसद पद की शपथ संस्कृत में ली। संस्कृत में शपथ ग्रहण करने वालों में सुषमा स्वराज, उमा भारती और डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल थे। मेनका गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली, तो वहीं अनंत कुमार ने कन्नड़ में और हरसिमरत कौर ने पंजाबी में, कीर्ति आजाद ने मैथिली में सांसद पद की शपथ ली। खास बात यह रही कि मंत्री और टीडीपी नेता अशोक गजपति राजू ने हिंदी में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के दौरान सोनिया और मेनका की अनोखी तस्वीर दिखाई दी। शपथ लेकर मेनका गांधी स्पीकर के चेयर के पीछे से निकली तो सामने सोनिया गांधी थी। मेनका गांधी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो सोनिया गांधी ने भी इसका जवाब हाथ जोड़कर दिया। शपथ लेने के बाद वरुण गांधी ने भी सोनिया गांधी को प्रणाम किया तो सोनिया ने न सिर्फ इसे स्वीकार किया बल्कि उन्हें यह भी याद दिलाया कि वो साइन करना भूल गए हैं। इसके बाद वरुण गांधी ने रजिस्टर पर साइन किया। संसद में कई सांसद अलग अलग रंग में नजर आए। इन्हीं में से एक थे गुजरात के सुरेंद्र नगर से सांसद देवजी भाई। वो गुजरात की पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे थे। बीजेपी सांसद देवजी भाई ने संसद में एंट्री गेट पर गुजराती ठुमका भी लगाया और नाच गाकर खुशी का इजहार किया। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद मिथिला के रंग में रंगे नजर आए। मिथिलांचल में शुभ काम में पहने जाने वाले पाक टोपी के साथ वो संसद पहुंचे थे। उन्होंने गुलाबी अंगोछा भी ओढ़ रखा था। भोजपुरी स्टार और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी फ्यूजन रंग में रंगे हुए नजर आए। मनोज तिवारी हरे रंग की पारंपरिक धोती में नजर आए तो वहीं उन्होंने कुर्ते पर डिजाइनर जैकेट डाल रखा था। सांसद पद की शपथ लेने वाले कई सांसद रंग बिरंगी पगड़ियां पहनकर पहुंचे थे। कोई राजस्थानी पगड़ी में था तो किसी ने अपने अपने राज्य के पारंपरिक कपड़े डाल रखे थे। सूत्रों से खबर है कि संसद सत्र के खत्म होने से एक हफ्ते के भीतर 6 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए जाएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मोदी सरकार का फैसला है कि किसी भी नौकरशाह को राज्यपाल पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। खबर है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल बनाया जा सकता है। इनमें 2 अहम नाम है, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा। सूत्रों के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है, वहीं यशवंत सिन्हा तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कल्याण सिंह को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। यूपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी भी राज्यपाल बन सकते हैं। यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता लालजी टंडन को भी राज्यपाल बनाए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंप सकती हैं। इसके अलावा कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज भी इस्तीफा भेज सकते हैं। खबर है कि राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा भी कांग्रेस आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंप सकती हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की मां के लिए साड़ी भेजी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सफेद साड़ी अपनी मां हीराबाग के पास अहमदाबाद भेज दी है। मोदी ने ट्वीट के जरिए साड़ी के लिए शरीफ का शुक्रिया अदा किया। जब नवाज पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में आए थे तो मोदी ने उनकी मां के लिए शॉल भिजवाई थी, जिसके जवाब में नवाज ने मोदी की मां के लिए साड़ी भेजी है। शरीफ की बेटी मरियम ने ट्वीट कर बताया था कि उनके पिता अपनी मां को खुद शॉल देने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेशी दौरे
भूटान जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की भूटान दौरे की तैयारी के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम थिम्पू जा रही है। मोदी संसद के सत्र के बाद भूटान जा सकते हैं। मोदी जुलाई में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील की यात्रा पर जा सकते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 1/3 कटौती की जाएगी। खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी सुरक्षा को कम करने का आदेश दिया है। मोदी ने अधिकारियों से कहा है कि हमारी वजह से आम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो पार्टी को यह बात पची नहीं। कांग्रेस ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस की एक और प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा कि थरूर का बयान पार्टी का नहीं बल्कि उनका निजी बयान है। दरअसल शशि थरूर ने मोदी की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि मोदी अब पहले जैसे नहीं रहे और अब मोदी नंबर 2 आ गया है। उन्होंने कहा था कि अगर मोदी अच्छी चीजें कह रहे हैं तो हम उन्हें कैसे स्वीकार नहीं करें। मोदी सरकार की महंगाई रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद आम आदमी को महंगाई का करंट लग सकता है। रिलायंस को प्राकृतिक गैस प्रति यूनिट $8 में बेचने को मंजूरी मिल सकती है, जिससे महंगाई बढ़ने के पूरे आसार है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि गैस के दाम दोगुने होंगे। तुरंत खाने पीने की चीजें, किराया, खाद की कीमतें, सब कुछ महंगा हो जाएगा। ऐसे ही आते हैं अच्छे दिन। मोदी सरकार में सेंसेक्स ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेंसेक्स पहली बार 25,000 के पार जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में 214 अंकों का उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की खोज तेज हो गई है। दरअसल मंत्री बनने के बाद हर्षवर्धन को अध्यक्ष पद छोड़ना होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी का नाम सबसे आगे है। दिल्ली की पूर्व मेयर आरती मेहरा और रजनी अब्बी भी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में मानी जा रही हैं। इन्हीं के अलावा पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी की इकलौती महिला महामंत्री शिखा राय भी इस रेस में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ जाएंगे। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार राजनाथ लखनऊ आ रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद केंद्र ने ट्रैफिक नियम सख्त करने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 महीने में सड़क सुरक्षा बिल लाया जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट में भी बदलाव होगा। गडकरी ने कहा कि सिर्फ 3 बार रेड लाइट जंप करने की हालत में ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए और अगर वही शख्स चौथी बार भी ऐसी करतूत करता है तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। मंगलवार को दिल्ली में एक सड़क हादसे में मुंडे की मौत हो गई थी, जिसे कई लोग संदिग्ध बता रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। मुंबई में उनके घर में एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें 25 करोड़ देने के लिए कहा गया है, नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। यूपी से जहां श्रावस्ती में रेप पीड़ित नाबालिग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 4 दिन पहले गांव के एक लड़के ने पीड़ित के साथ रेप किया था। एटा में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। गांव के ही 3 लड़कों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। यूपी के चंदौली में एक महिला ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला ने आरोप लगाया कि वो अपने रिश्तेदार के घर गई थी, वहीं 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया। यूपी के बरेली में 7 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। यूपी के देवरिया में पति पत्नी की लाश पेड़ पर लटकी मिली। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। कानून व्यवस्था पर किरकिरी चल रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने खिलाफ साजिश का राग अलापा। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव ने भी अपनी सरकार का बचाव किया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग अपने बयानों से बलात्कारियों की हौसला अफजाई करते हैं। भले ही उमा भारती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा हो, लेकिन बीजेपी की ही शिवराज सरकार में मंत्री बाबूलाल गौर ने अखिलेश यादव का बचाव किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने बाबूलाल गौर के बयान को असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार कहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने विवादित बयान दिया तो एमपी बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने सफाई दी और सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के विवादित बयान के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जहां गौर के खिलाफ नारे लगाए, वहीं उनका पुतला भी फूंका। एक तरफ यूपी में रेप की वारदात थम नहीं रही तो दूसरी तरफ यूपी सरकार के लघु सिंचाई मंत्री मोहसिन खान ने बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी बड़ा प्रदेश है, यहां रेप की वारदात होना नेचुरल है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 6 साल का एक मासूम का गला काटकर उसे टैंक में फेंक देने का मामला सामने आया है।
आरोपी के नशे की हालत में दोनों ने रात के वक्त बच्चे को अगवा किया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। बाद में करतूत छिपाने के लिए उसे मारने के लिए प्लानिंग किया और उसका गला काटकर टैंक के अंदर फेंक दिया। दिल्ली में तलाकशुदा पत्नी ने अपने पूर्व पति पर बलात्कार और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक तलाक के बाद भी आरोपी उनके पास आता था और उसके साथ रेप करता था। राजस्थान के जयपुर में रेप पीड़ित नाबालिग लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। दिल्ली के आजादपुर मंडी में एक महिला की लाश बंद बोरे में मिली है। लाश अर्धनग्न अवस्था में है। मेघालय में सुरक्षा बलों ने उग्रवादी संगठन JNLA के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सुरक्षा बलों ने मेघालय पुलिस के साथ मिलकर JNLA के कई कैंप तबाह कर दिए। बिहार के बगहा में एक शख्स की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। गुड़गांव पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के आरोप में नेशनल चैंपियन को गिरफ्तार किया। पवन के पास से पुलिस ने चोरी की कई गाड़ियां बरामद की। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कार चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। पंजाब के संगरूर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पड़ोसी का धंधा एक घर में चलता था। गुजरात के सूरत में एक छात्र ने हाजिरी के मामले में अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। KG से लेकर 12वीं क्लास तक उसकी हाजिरी 100% है। केरल के कोच्चि में मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि मौसम वैज्ञानिक अभी इसे मानसून की बारिश नहीं मान रहे। उनका मानना है कि प्री मानसून की बारिश थी और मानसून आने में अभी कुछ वक्त है।